नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर क्विज में। जो ये पेपर है जुलाई 2018 का, पिछले साल मतलब 2018 में जुलाई में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्व पेपर है। आइए आज हम इस पेपर को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उसके उद्देश्य को उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। तो नीचे दिए गए कूट में से हमें सही आंसर को छांटना है। तो पहला ए में दिया गया है, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। हाँ, यानी कि टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से रिलेटेड है, ये करेक्ट ऑप्शन है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में अंतर होता है। अब तीसरा है, समस्त शिक्षण का सरोकार, यानी कि जो भी कुछ टीचिंग है उसका रिलेशन किससे होता है? छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है, ये ऑप्शन सही है। हम छात्रों के व्यवहार में किसी उत्तम परिवर्तन लाने के लिए ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। और समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है, औपचारिक होना आवश्यक नहीं है। प्रकृति में नेचुरली भी शिक्षण, हम ऑटोमेटिक भी कई प्रकार का शिक्षण हमें मिलता रहता है। और शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, ये भी आवश्यक नहीं है कि शिक्षक हमेशा एक वरिष्ठ व्यक्ति ही हो। और शिक्षण एक सामाजिकृत है। हाँ, शिक्षण एक सामाजिकृत है जिसमें हम सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। और अधिगम यानी कि लर्निंग एक व्यक्तिगत कृत है। हाँ, व्यक्तिगत कृत इसलिए है क्योंकि सीखना एक हमारी आंतरिक प्रवृत्ति है, मतलब एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे हम पर्यावरण के माध्यम से, मतलब पर्यावरण जो चल रहा है वो तो माध्यम बनता है, मतलब सामाजिकृत तो शिक्षण हुआ, लेकिन सीखने की जो क्रिया है, अधिगम है, वो पर्सनल है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, सी एंड एफ। तो यहाँ पे देखते हैं ए, सी एंड एफ, ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब इस आंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन जो हमने टिक लगाया वो सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अधिगमकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अत्यंत रूप से संबंधित है? यानी कि कौन सा ये विशेषता है जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता में वृद्धि करता है? तो पहला है अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। हाँ, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव शिक्षण में उसकी प्रभावशीलता को बढ़ा देता है और ये ये प्रभावित करने वाला फैक्टर होता है। दूसरा है अधिगमकर्ता के अभिभावकों का शैक्षणिक स्तर। ये बहुत ज़्यादा रिलेटिव नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इसके पेरेंट्स बहुत अधिक शिक्षित हैं उनके बच्चे हमेशा शिक्षित होंगे, केवल इसी आधार पे कि उसका पेरेंट्स ज़्यादा शिक्षित है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि जिनके पेरेंट्स कम शिक्षित हैं उनका बच्चा अधिक शिक्षित नहीं हो सकता है। तो इसका रिलेवेंस उतना अधिक नहीं है। और अधिगमकर्ता के साथी समूह, ये भी गलत ऑप्शन है। परिवार का आकार जिसका अधिगमकर्ता एक अंग है, ये भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले नहीं करता। तो मेन यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा पहला होगा, अधिगमकर्ता का पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि जो सीखने की प्रक्रिया है वो हमारे आंतरिक चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होता है, जो कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, वो हमारे लर्निंग कैपेसिटी को, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4। आइए आंसर को चेक करते हैं। यानी कि करेक्ट ऑप्शन है 1, जो अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव सही है। तीसरा प्रश्न आगे जो है उसमें नीचे दिए गए समुच्चय 1 में से शिक्षण की विधियां इंगित की गई है और समुच्चय 2 में सफलता या फिर प्रभाव उत्पादकता की मूल अपेक्षाएं दी गई है। इन दोनों को मैच करना है, इसमें सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोट में से अपने उत्तर को चयन करना है। तो पहले देखते हैं कि ये जो अलग अलग शिक्षण विधियाँ यहाँ पे 1 में दिया गया है और दूसरे में सफलता या फिर प्रभाव उत्पादकता की मूल आवश्यकताएं जो दी गई है वो कि कौन सा किसके लिए करेक्ट है। सबसे पहला है व्याख्यान विधि, यानी कि व्याख्यान देना। तो व्याख्यान देना में हम क्या करते हैं कि व्याख्यान किसी विषय वस्तु पे, किसी टॉपिक पे हम स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु को संप्रेषित करते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे देखना है इन सारे ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही है। तो यहाँ जैसे थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण। तो पहले का ऑप्शन क्या है? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और समूह में चर्चा क्या है? कोई टॉपिक हमने दे रखा है, यानी कि कोई प्रक्रम हमने पहले से निर्धारित कर रखे हैं, उसके आधार पर पार्टिसिपेंट के मध्य समूह का चर्चा करना, समूह में उस पर डिस्कशन करना। तो ये 5th नंबर का हो गया। प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया, वो 5th हो गया। और नेक्स्ट है विचारावेश प्रक्रिया। तो विचारावेश प्रक्रिया में क्या होता है कि बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। तो ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो गया, ठीक है। और थर्ड जो अंतिम है, अभिकर्मित अनुदेशन की पद्धति।
तो अभिकर्मित अनुदेशन की पद्धति में क्या होता है, प्रतिपुष्टि सहित मतलब उसकी प्रतिपुष्टि के साथ में लघु पदों में संक्षेप में कोई विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी कि सेकेंड नहीं, ये तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे लिखने का, ये फर्स्ट है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड, फिफ्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। तो थर्ड इसका सही उत्तर होगा। आइए इस आंसर को चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। तो ये भी प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिया गया है कि शिक्षक पाठ्यक्रम का पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। क्या इससे छात्रों का निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है? नहीं, ये क्रिएटिव इवैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि ग्रेड देना तो एक मतलब एक माध्यम हुआ, एक तरीका बस हुआ, लेकिन ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि मतलब उसका सुधारात्मक उसका प्रूफ या फिर उसको सेटिस्फाइड करने के लिए तर्क प्रदान करता है। तो ये सही है कि कक्षा के बीच मतलब कि बातचीत पढ़ाई के दौरान अंतःक्रिया में जब इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट्स का हो रहा है तो उसमें उसके जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधारात्मक वे में उसके लिए उसका रीज़न बताना और उसको सेटिस्फाइड करना, ये क्रिएटिव एवोल्यूशन है, मतलब निर्माणात्मक मूल्यांकन है। और शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है, ये भी इससे इसका कोई महत्वपूर्ण रिलेशन नहीं है। शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेह को स्पष्ट करता है, हाँ ये इसमें आएगा। और छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है, ये आवश्यक नहीं है, इसलिए ये भी यहाँ पे ऑप्शन गलत है। शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगम करता है कि अभिप्रेरणा में वृद्धि करता है। हाँ, प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो लर्नर है, सीखने वाला स्टूडेंट्स है, उसकी अभिप्रेरणा में उसके मोटिवेशन में वृद्धि करना, ये निर्माणात्मक मूल्यांकन है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आया वो बी, डी और एफ आया, यानी कि बी, डी एंड एफ। तो बी, डी एंड एफ, ये 4 वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। हाँ, ये आंसर को चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, यानी कि ये हमारे चयन किए गए जो ऑप्शंस हैं वो कूट में वो सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न 5 में अभिकथन ए और तर्क आर, रीजन आर यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें अभिकथन है, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, सही है, क्योंकि टीचिंग का उद्देश्य ये है सीखने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, ठीक है। समस्त अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होता है? नहीं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि शिक्षण जो है वो कई बार अनौपचारिक भी होते हैं, मतलब प्रकृति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ हमें सिखाने से ही हम सीखें। तो ये जो यहाँ पे रीज़न है वो गलत है। तो यहाँ पे अब देखिए ऑप्शन में हमें सेलेक्ट करना है ए और आर, यानी कि असर्शन रीज़न दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ये गलत है, क्योंकि एक तो दोनों सही नहीं है और उसकी व्याख्या भी सही नहीं है। दूसरा, ए एवं आर दोनों सही है, लेकिन ये आर ए की सही व्याख्या नहीं। यदि ये सही होता, भले ही इसकी व्याख्या अच्छे से ना कर पाता, तब हम इस ऑप्शन को टिक करते, लेकिन यहाँ पे क्या, ये कथन भी गलत है। सभी ये समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये सही नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। ये सही है लेकिन आर गलत है। हाँ, यहाँ पे ये देखिए सही है लेकिन आर गलत है, तो ये ऑप्शन हमारा थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ये गलत है लेकिन आर सही है, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यही गलत है और ये सही है, इसलिए ये 4 वाला ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड होना चाहिए। अब आइए चेक करते हैं, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी मैचिंग का क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न में नीचे नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय 1 में शोध के प्रकार दिए गए हैं, जबकि समुच्चय 2 में उनकी विशेषताएं इंगित की गई है। दोनों को सम्मिलित कीजिए। ये रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा गया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से। और इसमें देखिए शोध के प्रकार, इसमें समुच्चय 1 में और समुच्चय 2 में इसकी विशेषताएं दिया गया है। अब इसको मैच करना है, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। मौलिक शोध क्या है
और उसकी विशेषताएं, तो इसमें से हमें ये देखना है कि मौलिक शोध में क्या क्या विशेषताएं होती, उसमें से यहाँ पे कोई विशेषता है जो उससे मैच कर रहा, तो उसको मैच करना है। तो मौलिक शोध में क्या होता है, हम एक थ्योरी का कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक बेसिक रिसर्च होता है जिसमें हम कोई नवीन थ्योरी का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन है जो थ्योरी निर्माण से संबंधित है, तो सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावोत्पादक व्याख्या का विकास करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सिद्धांत निर्माण, यानी कि उसका किसी भी टॉपिक पे, किसी विषय पर, किसी समस्या को लेके सिद्धांत का निर्माण करना और उसका इफेक्टिवली उसका डिस्कशन, उसका व्याख्या करना। और तो ये जो रिसर्च होगा वो किसका विशेषता है, मौलिक शोध का। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। दूसरा है व्यवहारिक शोध, मतलब व्यवहारिक शोध। तो व्यवहारिक शोध में क्या होता है, जो हमारा मौलिक शोध है उसका हम इम्प्लीमेंटेशन करते हुए किसी समस्याओं के समाधान के लिए उसका व्यवहार करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उसको अप्लाइड करते हैं, तो इसलिए वो अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। तो व्यवहारिक शोध का ये जो विशेषता है वो कौन सा है, जिसमें जो यहाँ पे दिया गया है, तो विभिन्न स्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत की प्रयोज्यता की खोजबीन करना, यानी अलग अलग सिचुएशन में जो सिद्धांत है बना हुआ है, जो व्यवहारिक यानी कि मौलिक शोध से जो सिद्धांत डेवलप किया गया है उसकी उपयोगिता का खोजबीन करना कि वो उस परिस्थिति में कितना इफ़ेक्टिव है। तो ये किस में होगा, अप्लाइड रिसर्च में आएगा, तो इसलिए दूसरा का होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियात्मक। क्रियात्मक में जैसे हमने क्लास में बताया था कि जो एक्शन रिसर्च है वो क्या होता है कि इमीडिएट प्रॉब्लम जो हमारे किसी प्रक्रिया में, शोध प्रक्रिया में जो आता है उसको सॉल्व करने के लिए जो हम इमीडिएट कोई टेक्निक यूज करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो शोध विधि हम अपनाते हैं, वो एक्शन रिसर्च होता है। तो इमीडिएट प्रॉब्लम से रिलेटेड आप यहाँ पे देखना है कि जो प्रचलित सिचुएशन है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारने के लिए जो हम अभ्यास करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हस्तक्षेप, कोई इंटरवेंशन जिसके माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाने की प्रक्रिया की जाती है। और ये विशेषता किसकी होती है, तो ये क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। इसलिए इसका कौन सा आंसर होगा, 3rd ऑप्शन होगा। और लास्ट में है मूल्यांकन परक शोध। किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कोई भी जो इंटरवेंशन है, जैसे यौगिक इंटरवेंशन, मान लीजिए किसी योगा प्रैक्टिस का, उसका किसी डिजीज़ पे या किसी डिसऑर्डर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए, उसका एम्पेरिकल इफेक्ट को जांचने के लिए जो हम अभ्यास करते हैं मूल्यांकन परक शोध में, ये आता है। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा, हस्तक्षेप के अनुभूत प्रभाव का पता लगाने की प्रक्रिया। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये चारों प्रकार जो ऑप्शन थे, शोध के जो प्रकार थे, उसकी विशेषताओं को हमने यहाँ पे मैच करते हुए सही आंसर को चयन किया। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा कूट सही होगा। तो पहले में है 2nd, 4th, 3rd और 1। यहाँ 2nd, 4th, 3rd और 1, यानी कि पहला आंसर ही इसमें सही है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ देखते हैं सही आंसर क्या है। इसमें करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, तो ये हमारा सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न में है, क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। क्रियात्मक शोध जो क्रियात्मक शोध की रणनीति का चक्रीय प्रकृति, मतलब एक साइक्लिक नेचर को जो शो करता है, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखिए कि जो एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, हम पहले कोई चीज़ का हम प्लानिंग करते हैं कि हमें जो समस्या आ रही है उसका एक पहले प्लान बनाते हैं, उसको कैसे हम सॉल्व करना है। फिर उस प्लान को, मतलब प्लानिंग यानी कि नियोजन, प्लान को हम फिर उसको क्रियान्वित करते हैं, मतलब उसको एक्शन में लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं एक तरीके से। फिर उसके इफ़ेक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन उसका गहन चिंतन मनन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उसके रिजल्ट का, उसके क्या परिणाम हुए, इन सब चीज़ों का गहन चिंतन करते हैं। तो ये एक तरीके से चक्रीय प्रभाव होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया है गहन चिंतन करना, फिर ऑब्जर्वेशन करना। तो ऐसा नहीं है, गहन चिंतन के बाद हम प्रेक्षण तब करेंगे ना जब पहले हम क्रियान्विति उसको कर लिए हैं तब। तो ये ऑप्शन तो गलत है। प्रेक्षण करना, पहले ऑब्जर्व करना, फिर क्रियान्विति करना, गहन चिंतन करना और नियोजन करना, ये भी इसमें गलत ऑप्शन है। क्रियान्विति यानी कि
पहले हम उसको अप्लाई कर लिए हैं, उसको क्रियान्वित कर लिए हैं, फिर नियोजन करना, प्लानिंग करना। तो जब हम पहले ही उसको क्रियान्वित कर लिए हैं तो फिर प्लानिंग का क्या मतलब? तो ये भी सही चक्रीय निर्देशन नहीं है। तो अंतिम में बच गया, पहले हम प्लानिंग किए हैं, फिर उसको अप्लाइड किए, मतलब उसको क्रियान्वित रूप में किए हैं, फिर उसका इफेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देन उसका हम चिंतन कर रहे हैं, उस पर गहन चिंतन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन। आइए आंसर को चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नीचे जो शोध पदों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के सर्वथा निकट है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कई सारे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको ये पता करना है कि जो वैज्ञानिक शोध है उसका जो सीक्वेंसेस, वैज्ञानिक शोध की जो सीक्वेंसेस हैं वो इनमें से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है समस्या का प्रस्तावित समाधान नहीं। पहले ही समस्या का प्रस्तावित समाधान मतलब हाइपोथेसिस पहले नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, पहले हम समस्या का पता लगाते हैं। ठीक है, तो समस्या की स्थिति को अनुभूत करते हैं, फिर उसमें से वास्तविक समस्या का चयन करते हैं, उसकी परिभाषा परिकल्पना का निर्माण करते हैं, देन जा करके उसके जो रिज़ल्ट आता है उससे हम चेक करते हैं कि जो हमारी परिकल्पना थी वो सही हुआ या नहीं हुआ। तो ये पूरा चरण होता है, जबकि ये प्रश्न में सबसे पहले ही दे दिया है समस्या का प्रस्तावित समाधान मतलब हाइपोथेसिस, परिकल्पना। तो ये गलत ऑप्शन है। आगे भी आप देख सकते हैं पढ़ करके, तो आपको खुद ही लगेगा कि ये सीक्वेंस गलत है। समस्या की स्थिति को अनुभूत करना और वास्तविक समस्या की पहचान करना दूसरे स्टेप में, ये सही है, क्योंकि पहले हम एक तरीके से समस्या जो भी हम जिस पे हम रिसर्च करना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड सभी चीज़ों को हम उसके लिटरेचर को देखते हैं, साहित्य सर्वेक्षण करते हैं, उसकी स्थिति का अनुभूति करते हैं, फिर उसमें से जो वास्तविक समस्या है उसको पहचान करके उसकी परिभाषा करते हैं, मतलब समस्या का कथन, समस्या को पहचान करके उसका अभिकथन करना। फिर है उसका जो संभावित समाधान हो सकता है, संभावित जो उत्तर हो सकता है, परिकल्पना का निर्माण करना यानी कि हाइपोथेसिस, और प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना। उसका जो प्रस्तावित समाधान है उसके परिणाम क्या है उसको उसके परिणाम का एक तरीके से निगमित करना, एनालाइज करना, जो उसका परिणाम आता है, और तब जाकर के परिकल्पना कार्य के रूप में परीक्षण करना कि जो हमारा परिकल्पना था इस परिणाम के आधार पे वो एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा वैज्ञानिक क्रम विधि के निकट है। ठीक है, बाकी देखिए अब आगे का भी देख लेते हैं। समस्या को परिभाषित करना, समस्या के कारणों की पहचान करना, समग्र को परिभाषित करना, प्रतिदर्श का चयन, आंकड़ों का संग्रह, परिणामों का विश्लेषण करना। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं कि समस्या को परिभाषित करना, चलो ये ठीक है, समस्या के कारणों की पहचान करना, कारणों की पहचान यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि हम समस्या को परिभाषित करने के बाद उसके कारण को पहचानें। समग्र को परिभाषित करना तुरंत ये नहीं आ जाता, सैम्पलिंग नहीं, क्योंकि हाइपोथेसिस वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं आया है। फिर आ गया है कि प्रतिदर्श का चयन, ये तो सारे चीज़ प्रति सैम्पलिंग के अंतर्गत आ जाता है। समग्र को परिभाषित करना, प्रतिदर्शन का चयन वगैरह ये सारा चीज़। आंकड़ों का संग्रहण यहाँ पे इस तरीके से आप देखें कई सारे चीज़ यहाँ अनसिस्टमेटिकली है, और मतलब कि जो एक वैज्ञानिक शोध क्रम विधि है, आप जब उसको पढ़े होंगे तो आपने देखे होंगे जो स्टेप है उनमें ये सब चीज़ नहीं है, और इतने मतलब कि टॉपिक के अंदर के जो पॉइंट को निकाल के इसमें रखा गया है, जैसे कि समस्या के कारणों को पहचान करना, तो समस्या का अभिकथन होता है या समस्या के स्रोत को यहाँ पे हम कह सकते थे। तो इस तरीके से ये ऑप्शन यहाँ पे उतने ज़्यादा वैज्ञानिक क्रम के निकट नहीं है। चौथा है कारण मूलक कारकों की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना। कारण मूलक कारकों की पहचान करना फर्स्ट में ये आ गया, ये भी यहीं से ही गलत हो जाता है। परिकल्पना बनाना, प्रतिदर्श का चयन करना, आंकड़ों का संग्रह शामिल, ये सब इसमें कंफ्यूज करने के लिए मात्र है। ठीक है, ये जनरली ये चेक करना चाहता है कि आपने साइंटिफिक जो रिसर्च मेथड है उसके क्रम को आपने पढ़ा है या नहीं। यदि आप पढ़े रहेंगे तो फट से आपको ये ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये सबसे ज़्यादा निकट है। बाकी यदि आप उस सीक्वेंस को नहीं पढ़े हैं तो आप कंफ्यूज होने की संभावना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में निष्कर्ष और सामान्यीकरण देख करके आपको लगेगा कि हो सकता है कि यही ऑप्शन सही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो समस्या का कथन, उसकी समस्या का वास्तविक समस्या का पहचान करना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना, फिर उसके प्रस्तावित समाधान के परिणामों को निगमित करना और परिकल्पना का जांच करना, ये साइंटिफिक रिसर्च का मेन वो होता है, जो इसमें चाहे किन्हीं भी भाषा में किसी तरीके से बताया हो लेकिन ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, आइए आंसर को चेक करते हैं।
तो यहाँ पे भी देखते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। तो ये मतलब कि हमारा सही आंसर है। और 9वां प्रश्न है, शोध नैतिकता की शोध समस्या क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित होता है। जो शोध नैतिकता मतलब कि रिसर्च एथिक जो होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो किस पहलू से ज़्यादा संबंधित होता है। शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से, आंकड़ों के विश्लेषण से, शोध के समग्र को परिभाषित करने से, या फिर साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग से, शोध रिपोर्टिंग से। तो यहाँ पे देखिए साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि नैतिक जो रूल्स हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए। ईमानदारी और विश्वसनीयता की जो मापदंड होते हैं शोध को, उसे ज़रूर रखना चाहिए। बाकी चीज़ें तो क्या है कि यहाँ पर शोध नैतिकता के क्रियाकलाप जो हैं वो इन सभी ऑप्शन में से जो सबसे ज़्यादा रिलेटेड है वो फोर्थ वाले ऑप्शन से है, साक्ष्य आधारित। मतलब कि जो प्रूफ बेस्ड जो होते हैं उसका एक तरीके से देखा जाए कि जो प्रमाण आपने रिसर्च में जो है प्राप्त किए हैं, जो आंकड़े आपको मिले हैं, जिसका एनालिसिस करने से जो उसमें सही तरीके से साइंटिफिकली जो एनालाइज करके उसका जो रिपोर्ट बना रहे हैं, उसके समय में शोध नैतिकता सबसे ज़्यादा रिलेटेड होता है। बाकी आप इस ऑप्शन को और भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्यों क्यों करेक्ट नहीं हो सकता। अंतिम प्रश्न को लेते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि इसमें सही आंसर कौन सा है। प्रश्न ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है।